कुछ लोग ना लास्ट क्लास में नहीं आए थे, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जल्दी से डिस्कस करेंगे और फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें आगे कितना बढ़ना है। चलिए देखें जरा। तो आप ही लोग मुझे बताएंगे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में क्या लिया। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन याद है ना? हम क्या करते हैं, मतलब आप लोग नए आए तो इसलिए आपको नहीं ध्यान आएगा, हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस पूरी देखी थी। प्रोसेस में हमने क्या किया, द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज को देने के लिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैव वी डिस्कस द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? नहीं करे थे डिस्कस, ठीक है। सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसका डिस्कशन किया था। इसे हम दोबारा से लेके चल रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले लेके चलिए जरा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सर। हाँ जी। सर साइड से थोड़ी स्क्रीन नहीं दिख रही है, लेफ्ट साइड से। अच्छा जी, ठीक है, जस्ट होल्ड करिए। इज इट फाइन नाउ? दिख रहा है? यस। यस सर, अब सही दिख रहा हाँ ठीक है। चलिए अब नहीं जाएगा इधर से कहीं। तो हमने बोला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या था भाई डेफिनेशन, कोई मुझे बताया व्हाट वाज द डेफिनेशन? क्या लिखा था बताइए। इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू द फाइनल। इट रेफर्स टू व्हाट, कोई पूरा करके बताइए। हम्म। सो इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे क्या? जनरेटेड भी तो आएगा, जनरेटेड मिस कर दिया। हाँ तो लिखिए, स्टेटमेंट्स जनरेटेड। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द, बेटा नोट कर लेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ये हमने बोला था। काउंटिंग जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, प्रिलिमिनरी पार्ट जो होता है उसे कहते हैं हम लोग बुक कीपिंग, और अगला पार्ट होता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग। जब मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस कर लूंगा, फिर मैं आपके साथ लेके चलूंगा क्या, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं भाई, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, जरा देखिएगा कंटेंट्स। नंबर वन हमने क्या बताया था बताइए, तो बताया मुझे, व्हाट वाज द नंबर वन? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसको? इनकम स्टेटमेंट। अब जो इनकम स्टेटमेंट है, ये हमने बताया था नंबर ए। बेटा समझिए, आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अलग अलग टाइप होती है। सबसे छोटी टाइप होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब अकेला बंदा। सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं उसको, ठीक। मतलब जो अकेला बिजनेस चलाता है। फिर वो बढ़कर पार्टनरशिप हो जाता है, फिर वो बढ़कर कंपनी हो जाता है, ठीक। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, उन्हें कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है बनता सभी का ही है ना, सभी का अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनेगा। किस सर, किसका आपका बनेगा वो? कैमरा बंद। हाँ ठीक है ठीक है, देख लिया मैंने बेटा। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी। तो उनकी जो इंफॉर्मेशन बनती है वो तीन तरह से हम लोग लेके चलेंगे। देखिए, फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये शायद पिछले रिकॉर्डिंग में नहीं किया था। ए, बी, ये तो किसके लिए हुआ?
सोल प्रोप्राइटर के लिए। फॉर कंपनी, फॉर कंपनीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक और चीज लिख लेंगे, एंड पार्टनरशिप, एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लिखा था ऐसे ही कुछ पिछली बार हमने। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2024-25 के लिए, 2020-21 के लिए बनाते हैं, ऐसा करके। फॉर कंपनीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट, अगेन वही, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बनता है किसके लिए? आपका कंपनीज के लिए। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप और किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए। सी, अब जरूरी नहीं है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जरूरी नहीं कि हम कंपनी हो, पार्टनरशिप हो। ये भी तो हो सकता है कि हम अकाउंटेंट हैं किसी एनजीओ के, जिसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? चैरिटी करना। क्या क्या काम है उसका? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? चैरिटी करना। और चैरिटी करके क्या करना? लोगों का भला करना। लेकिन पैसा तो उनके पास भी आता है। भाई सपोज आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में हर महीने 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप पूछेंगे ना चैरिटेबल ट्रस्ट, बता भाई 1 लाख कहाँ खर्च कर रहा है? तो वहां पर भी क्या होता है, हमको काउंटिंग करनी होती है। लेकिन वहां प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन नहीं आती है, वहां हम किसी और तरह से काम करते हैं। क्या होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। नंबर सी, फॉर, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, क्या बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, ध्यान से समझना, सरप्लस और डेफिशिट। ये लोग ना प्रॉफिट और लॉस शब्द यूज नहीं करते हैं, ये प्रॉफिट लॉस शब्द यूज ही नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं? सरप्लस बोलेंगे, डेफिशिट। मतलब हमारे पास पैसा सरप्लस पड़ा, या हमारे पास पैसे की क्या हो गया? कमी। तो जब हम बोलेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह क्या यूज करेंगे ये लोग? सरप्लस। और जब हमारे पास इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे ये लोग? सरप्लस या डेफिशिट को ये लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। दैट्स फाइन। तो अगर हम बोलें कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है आपके पास है? ये इनकम स्टेटमेंट, जिसे 3 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या बोलेंगे उसको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी में बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। लास्ट वाले में क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन। क्या चीज थी ये? इनकम स्टेटमेंट था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ये पार्ट था। आगे चलते हैं। नंबर 2, दूसरा पार्ट हमारे पास जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। ये क्या बताता है हमें? इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, एनपीओ, हमें क्या बनानी पड़ती है? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या करता है पोजीशन स्टेटमेंट? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या बोलता है आपसे? कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए पूरा टाइम पीरियड हो गया, पूरे टाइम पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन बैलेंस शीट आपको बोलती है कि 31 मार्च को क्या पोजीशन है। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है, पर्टिकुलर डेट पर बनती है। और क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पोजीशन आपको बताती है एक पर्टिकुलर डेट पर। आज आपकी एसेट्स 5 करोड़ की हैं,
आज आपकी लायबिलिटी 3 करोड़ की है, तो आपके पास 2 करोड़ का सरप्लस है, जिसे आप क्या यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, एक्सपेंड करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आपकी लायबिलिटी 5 करोड़ की है और आपके पास एसेट्स 3 करोड़ की है, तो मतलब आपका बैंड बजने वाला है और आपका क्या होने वाला, बिजनेस डूबने वाला है। मतलब यू आर एट द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी शब्द यूज सुना होगा आप लोगों ने। बाद में जब हम अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे डिटेल में, तब उसके समय मैं डिस्कशन करूंगा इसका। बोलो। तो ये क्या बन गया आपके पास, नंबर 2, बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट बोला। नंबर 3 आपके पास जो आया वो क्या आया, देखिए। बोलो तो जरा, नंबर 3 क्या था, व्हाट वाज नंबर 3, क्या था। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन, अबाउट इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, सॉरी, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड रिलेटिंग टू, ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग एक, इन्वेस्टिंग दो, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सारी की सारी एक्टिविटीज ना हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जरा देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो गारमेंट को खरीद के बेच के जो पैसा कमाया उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ऑपरेटिंग बोलेंगे। लेकिन गारमेंट के बिजनेस में अगर आपने शोरूम खरीद लिया, मशीनें खरीद ली, रैक्स खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिया, वो कहलाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। और अगर आप किसी से लोन ले रहे हो, उधार कर रहे हो, वो कहलाएगा फाइनेंसिंग। कहते हैं ना, हमें फाइनेंस कर दो भाई, बोलिए। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज है, हम कहते हैं ना तू मेरा भाई जैसा है, और एक दूसरे को कहते हैं तू तो मेरा भाई है। क्या फर्क है भाई दोनों में। अक्सर कहते हैं, अक्सर अक्सर बोलते नहीं बोलते, स्पेशली लड़के लोग बोलते हैं क्या, तू मेरा भाई है, और उसको बोलते हैं तू तो मेरा भाई जैसा है। बता क्या फर्क है, बता, तुम बोलो, बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस। नीरव तुम बता सकते हो क्या डिफरेंस है, या कोई भी बताओ क्या डिफरेंस। मतलब कुछ तो खास है, कुछ तो खास है, मतलब मेरा सगा भाई है, मतलब कुछ तो खास है। भाई जैसा है मतलब, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब ये ऐसे ही क्या होता है बेटा, कैश होता है, कैश इन, कैश का मतलब होता है करेंसी नोट्स, कॉइन्स, उसे कैश बोलते हैं। करेंसी नोट्स और कॉइन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश बोलते हैं। इज दैट क्लियर। और जो बैंक में पड़ा है पैसा आपका, क्या पड़ा है आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है, ठीक है, या चेक की फॉर्म में पड़ा है, या फिर बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में पड़ा है, उसे क्या बोला जाता है, कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। मतलब होता कैश जैसा ही है, लेकिन कैश नहीं है वो, कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कैश में। ये आपके लिए क्या कहलाता है, बोलिए। नहीं बेटा, गुड्स कैसे कैश में बोलेंगे, सामान है, गुड्स कैश होती तो क्या मेरा एंड ऑफ सीजन सेल लगती, क्या 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 500 रुपए के बदले में, क्या 500, अच्छा आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, बोलते हैं भाई साहब ये 500 का नोट है, मुझे छुट्टे दे दो, 500 की जगह आपको 450 रुपये देता है क्या वो, नहीं देता ना, पूरा ही तो देता है। आपके पास एक चेक पड़ा 50,000 का, उसे बैंक में जाओगे तो आपके अकाउंट में 50,000 आएगा, ये क्या कितना आएगा, हाँ जी बेटा, कैसे, तुम्हारे पास एक प्लॉट पड़ा है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है जी, 500 गज का प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक। आज तुम्हें पैसे की जरूरत है, आज, ठीक है, बिक जाएगा, एक ही दिन में बिक जाएगा, नहीं बिकता। कैश इक्विवेलेंट उसको कहते हैं जिसको हम तुरंत से कैश में कन्वर्ट कर पाए। जनरली क्या होता है, किसी किसी कंपनी के शेयर आपके पास पड़े हैं, ठीक है, अब आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, आपने अपने ब्रोकर को बोला, शेर खान वगैरह जो भी ब्रोकर है, और उसको कन्वर्ट कर दिया कैश में, उसे कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाता है वैल्यू में, है ना।
तो कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो कैश जैसा होता है, और जिसे हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे शेयर्स हैं जैसे मार्केट में रखे हुए, उन्हीं शेयर्स को हम क्या कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यार उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। बोलिए बेटा। सर, गोल्ड को बोल सकते हैं कैश इक्विवेलेंट? नहीं, गोल्ड पे तो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, उनको हम कैश इक्विवेलेंट ही बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। मतलब जैसे उसने बोला ना, गोल्ड को हम क्या बोले, डायमंड को, सिल्वर को, ये सब क्या है, मतलब इनको हम ना बुलियन बोलते हैं, बुलियंस। इनके लिए एक तो अलग टर्म होती है, बुलियंस। ठीक है, इनकी अलग मार्केट होती है, शेयर्स की अलग मार्केट होती है। ठीक है। जैसे शेयर, जैसे ये जो गोल्ड और ज्वेलरी वाले को सर्राफा बाजार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्राफा बोलते हैं उसको, अलग उसको। ठीक है, बुलियंस एक टर्म अंग्रेजी में इसके लिए इस्तेमाल होती है। इनकी अलग तरह की ट्रेडिंग चलती है। और जो अनाज है आपके, पल्सेज हैं आपकी, इनकी अलग तरह की ट्रेडिंग चलती है। सुना होगा ना आपने, अनाज मंडी। वहां क्या चलता है, अनाज बिकता है। वहां पर भी क्या होती है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, होता है वहां पर भी। ठीक है। अलग अलग। अच्छा, उसे कमोडिटीज मार्केट बोलते हैं, वो अलग चीज होती है। मतलब शेयर से रिलेटेड मार्केट जो है वो अलग होती है, और ये बाकी बुलियन हो गया, कमोडिटीज हो गया, इनकी मार्केट बिल्कुल अलग अलग चलती है। ठीक है जी। ओके, थोड़ा आगे बढ़े हम। बस 1 मिनट मुझे देना बेटा। आइए देखें जरा एक अगला पार्ट। ये बताइए कि अकाउंटिंग के अंदर जो क्वांटिटेटिव है ना, सारी की सारी चीजें, सब कुछ नंबर्स में तो लिखते हैं हम। प्रॉफिट निकाले, लॉस निकाले, कुछ भी निकाले, सब नंबर्स में दिख रहा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग में नंबर तो सबको मालूम है। सो वो अकाउंटिंग क्या अकाउंटिंग है जिसमें नंबर ही नहीं है? इट इज नॉट एन अकाउंटिंग। उसको अकाउंटिंग थोड़ी बोलेंगे जिसमें नंबर नहीं है। अकाउंटिंग क्या होगी? इट इज प्राइमरीली क्या होगा, नंबर पर बेस्ड होती है। लेकिन क्या अकाउंटिंग जो है सिर्फ नंबर है, उसके अलावा कुछ हो सकता है? हाँ जी। उसके अलावा क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करें, तो हम लिख रहे हैं क्या, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव aspects, aspects of accounting, qualitative aspects of accounting information। ये क्या चीज होती है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसी को अगर आइडिया हो तो बताइए मुझे, किसी ने अपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। एनीवन हैज गॉन थ्रू दिस? बोलिए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। आप अपनी बुक खोलो, दिखेगा आपको सबसे पहले। नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं क्या। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आइए पहले मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। किसी ने बचपन में कहानी सुनी थी, देयर वाज अ शेफर्ड जो नॉटी होता है और अपनी भेड़ें चराने जाता है, और बार बार गांव वालों को बोलता था भेड़िया आया, ये शेर आया, शेर आया। और फिर जब गांव वाले बिल्कुल डंडे शंडे लेके आ जाते थे, फिर बोलता था "अरे, मजाक कर रहा था"। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब असल में शेर या भेड़िया आता है, फिर क्या होता है, कोई नहीं आता। तो भेड़िया भाई उसका भी इलाज करता है, और भेड़ बकरियों को भी खा के निकल जाता है, सारा का सारा। ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज मिसिंग इन दैट पर्सन्स कैरेक्टर, क्या चीज थी मिसिंग? ऑनेस्टी, बस। अच्छा, ऑनेस्टी ना हुई तो क्या होता है, आदमी फिर कैसे रहता है? अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, तो क्या आप उसे रिलायबल मान सकते हो? नहीं। तो उस व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी न होने की वजह से ही लॉस्ट हिज रिलायबिलिटी इन द आईज ऑफ विलेजर्स। ठीक है जी। तो मुझे बताइए, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी, रिलायबिलिटी क्या बोला हम लोगों ने, पहला एस्पेक्ट क्या बना, रिलायबिलिटी। कैसे? आपको जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली है, और आपको लगता है कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल ही नहीं है, इस पर हम भरोसा ही नहीं कर सकते। जैसे हमें बोल रहा है कि भाई प्रोजेक्टेड सेल्स अगले साल होगी 5 लाख यूनिट की, लेकिन आप बोलेंगे भाई कैन वी ट्रस्ट इट, इसके हिसाब से हम वर्कर रखें, इसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल खरीदें, इसके हिसाब से हम क्या करें, अरेंज करें, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करें, वेयर हाउस गोडाउन अरेंज करें। अकाउंटेंट कहता है सर मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे कुछ बहुत चतुर बच्चे होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं एग्जाम कैसा गया, बहुत अच्छा गया। फिर पता है क्या बोलते हैं, हमसे अच्छा कितनों का गया ये नहीं पता मुझे, ना। ऐसे भी हो सकता है, मतलब दे आर नॉट गिविंग यू एज अ पेरेंट्स, पेरेंट्स को कोई श्योरिटी दे नहीं रहे कि हमारा रिजल्ट कैसे जाएगा क्या नहीं आएगा। वो तो कहते हैं कि हम, मेरी तरफ से तो अच्छा गया था। तो रिलायबिलिटी का तो कोई लिमिट ही मिसिंग है ना वहां पर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर रिलायबल नहीं है तो वो बेकार है।
जितने मर्जी पेजेस भर लीजिए, 50-50 पेज की एनुअल रिपोर्ट बना लीजिए, इफ इट इज नॉट रिलायबल तो क्या होगा? बेकार है। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वन एस्पेक्ट, क्या बोल रहे हैं इसको? रिलायबिलिटी। ठीक है, थोड़ा और आगे चलें जरा। नंबर टू। नंबर टू को जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दादा दादी अभी हैं, एग्जिस्ट, मतलब ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, हैं दादा दादी किसी के? बोलो तो। अरे हाथ तो खड़ा करो। शाबाश शाबाश हैं। अच्छा, आपकी भी, आपकी भी, और आपकी भी, ठीक है। अच्छा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके दादा दादी भी हैं, होंगे। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो उनके दादा दादी लठ लेके खड़े रहते हैं ना, जैसे ही आप आते हैं जूम झाम आपके करते हैं? जनरली नहीं करते। क्योंकि एक व्यक्ति अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करता, अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं करता जितना मेरा पोता पोती से करता है। ठीक है। माई फादर वॉज अ वेरी फ्यूरियस पर्सन, खतरनाक टाइप के आदमी। एक छोटी गलती में उन्होंने एक बांस का डंडा रखा रहता था, और हम लोग जैसे हम लोग तीन भाई, मेरे कजिन भी साथ रहते थे। और उसके बाद क्या करते थे वो, कि मान लो जैसे, जैसे मान लो सपोज छोटे वाले ने गलती करी, सबको लाइन में लगा देते थे। छोटे वाले से बड़े से पूछते थे कैसे गलती करी इसने? मुझे क्या पता, वही डंडे शुरू उस पे। क्यों नालायक? क्या तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि गलती से रोकता इसे? वो उसको सूद के बराबर, छोटे वाले की तो बाद में पिटाई होनी थी पहले तो। फिर उससे बड़े वाले को पूछते, हाँ भाई ये बता, इसने गलती कैसे करी? तो मुझे, तुझे कैसे पता नहीं, तेरा उसकी मरम्मत हो जाती अच्छे से। फिर आती थी सबसे बड़े की बारी, मैं सबसे बड़ा, मेरी सबसे ज्यादा मरम्मत होती थी। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे छोटे भाई बहन गलती ना करें। मैंने कहा भैया, पार्क में जाके किसी पीट पाट के आगे मैं क्या देखूं, तो जवान चला, और मरम्मत होती थी मेरी। ठीक है। और उसके बाद सबसे छोटे वाले की, हाँ भैया अब तू बता तूने गलती कैसे करी। तो छोटे वाले के साथ क्या होता था पता है? एक तो पापा से पिटता था, फिर हम तीनों भाइयों से भी पिटता था, क्योंकि उसकी वजह से हम भी पिटे। तो क्या होता था, जैसे चेन साइकिल, कि ऐसे खतरनाक माँ बाप अगर होते हैं तो गड़बड़ होती है। लेकिन जब हमारी शादी हुई और हमारे बच्चे हुए, वो इतनी खतरनाक शैतानियां करते थे, दादा मुस्कुराते थे खुश होके। मैंने कहा ये क्या, अगर हमारे होते तो आप हमें घर से धक्का मार के निकाल देते, हमें बोलते यमुना में दरिया में कूदो तुम। और ये अभी हम कुछ नहीं बोलते उनको, वो तुम अपना काम करो जाके। तो दैट इज द एंडलेस लव ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स टुवर्ड्स द किड्स। ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है कि आपके दादा, जैसे आपके दादा दादी घर में, और आपका कोई फ्रेंड आएगा, पापा के फ्रेंड है तो शायद उनको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब पोते पोतियों के फ्रेंड्स आते हैं तो दे फील वेरी गुड। तो अरे बेटा कैसे हो तुम, क्या हो? तो जनरली क्या करते हैं, जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक अ स्मॉल इंसिडेंट अबाउट एन अडोरेबल ग्रैंडफादर। ठीक है। तो आप में से किसी की कोई सहेली वेली है भाई क्या, इनमें से किसी की? इधर तो शर्माओ मत ना, बता दो, रिकॉर्डिंग में चल इधर आपकी, आपकी नहीं, ये झूठे मक्कार लोग। ठीक है। इनके इनके अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जगह। बता भाई, छुपा रहे हैं लोग, नहीं बोल रहे हैं। बोलो। सहेली है कोई? हाँ है, ठीक है, दादा है उसके? हाँ बहुत बढ़िया, ये बढ़िया लड़का है भाई, ठीक है, क्या नाम है आपका? दक्ष, ठीक है जी। तो दक्ष ने, दक्ष मतलब क्लासमेट है, दक्ष की सहेली है उसकी, और बचपन से अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो बचपन में साथ घूमना फिरना सब कुछ होता था। ये उनके घर जाते थे, वो इनके घर आती थी। ठीक है। इनके दादा उनको चॉकलेट देते, उनके दादा इन्हें चॉकलेट देते, टॉफियां चॉकलेट की तो बारिश होती रहती थी इनके घरों में। तो दक्ष इज हियर, दक्ष का, अब होता क्या कि दादा दादी बड़े प्यारे अडोरेबल जो भी था सब अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे बड़े होते हैं, अच्छे से चलता है सारा कुछ। पता ना, किसी न किसी को तो जाना ही होता है, ईश्वर जो होता है सबके लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड लगा के भेजता है। तो जब आपकी जिंदगी में कोई आता है तो जाता भी है। ठीक है। तो क्या हुआ, दक्ष की सहेली का नाम हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, क्या था, दक्षता था। और एक दिन पता चला दक्ष को कि दद्दू इज नो मोर, दद्दू स्वर्गवासी हो चले हैं। आप देखेंगे ना, दक्ष को भी बड़ा बुरा लगता है। दक्षता तो फूट फूट के रो रही है, क्योंकि दादा इसको बहुत प्यार करते थे, परिवार में बड़ा गम का माहौल चल रहा था, इस तरह की चीजें चल रही थी। ठीक है। अच्छा, आपने देखा है एकता कपूर के सीरियल्स में क्या होता है, जब इस तरह की कोई चीज आती है तो क्या होता है, बताइए, जस्ट छोड़। क्या होता है कि अ, अब होता है कि कॉन्डोलेंस मीटिंग में जब हम जाते हैं, मतलब शोक प्रकट करने के लिए,
तो उस समय क्या होता है, आपने देखा होगा सारा का सारा सिचुएशन, सफेद कपड़ों में सारे बैठे हैं, एक तस्वीर रखी है, उस पर हार रखा हुआ है, लोग आते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं, और फिर अपना मतलब ठीक है एक थोड़ा शोक प्रकट करके वहां से निकल जाते हैं। दक्ष ने क्या किया, इसने डिसाइड करा कि भाई दक्षिता के घर जाऊंगा, और दद्दू हमारे भी बड़े क्लोज थे हार्ट के, वहां जाता है और क्या करते हैं, पीली पैंट और लाल कमीज, ठीक है, एक वो यन्ना मुर्गना स्टाइल वाली बेल्ट पे दो बंदूकें लगी हुई हैं और गोलियां लगी हुई हैं, ठीक है, जूते हैं बिल्कुल ऐसे जिसमें आगे ऐसे मारूं तो मतलब चाकू निकला है ऐसे करके, और उस पे बहुत मोटी घोड़े की नाल, फट फट स्टाइल में, ऊपर काउबॉय स्टाइल का हेड, और भैंसे की जंजीर जैसी चेन सोने की, इसे बड़ा सा लिखा कूल, ठीक है जी। और इसने क्या कर रखा है, हाथों में 10 की 10 उंगलियों में मोटी मोटी अंगूठियां, स्कल वाली अंगूठियां ऐसे पहन के जा रखी है, ठीक है, और देखा ना काउबॉय स्टाइल में जो झालर निकल रहे होते हैं, ऐसे करके चल रहा होता है, और जाके दरवाजा खोलता है चर्र करके, ठीक है, फट फट, जाके फायर मारता है, हाँ ढां ढां, सारे कंगूरे उंगूरे नीचे गिरते हैं, और बोलता है दद्दू इज नो मोर, आई एम फीलिंग सो सैड। दक्षता को बोलता है चल मेरे कंधे पे सर रख के रो ले। हंस रहे हो तुम, वो बेचारा कॉन्डोलेंस मीटिंग में गया है और तुम हंस रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, क्या गलत है बताओ तो जरा, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है भाई, यदि पता, बढ़िया ना, तुम ऐसे ही जाओगे अपने ससुर के अंतिम संस्कार में, ना काउबॉय बन के, फिर रॉकेट लॉन्चर लेके जाएगा, ससुर घर ही उड़ाता है इसका मैं। बे, हंसो मत, बताओ बताओ भी क्या गलत था, सही कह रहा है, ये तो बहुत सही कह रहा है ना, ठीक है, शादी नहीं होगी तेरी बता रहा हूँ। हाँ, चल बता नीरव, बता क्या गलत था इसमें, व्हाट वाज रॉन्ग इन दिस, नीरव, जल्दी बताओ यार, मुझे एग्जाम्पल पूरा करना है, व्हाट वाज रॉन्ग। हाँ, बोलो, क्या गलत था। पता नहीं सर। पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता चल रहा, ये लड़का कह रहा है कुछ नहीं पता मुझे, बुरा हुआ। अरे भैया लाल कमीज बंदर बन के जा रखा वहां पर, ठीक है, और चेहरे पे क्या कर रखा, वो तो ना भूल भुलैया वाले राजपाल यादव उसकी तरह, चोटी भी और लंबी कर रखी है, मुंह पे अपना ऐसा, नहीं, क्या गलत था, चलो कोई तो बताओ क्या गलत था। हाँ हाँ हाँ, अंग्रेजी में बोलेंगे रेलेवेंट नहीं था, क्या नहीं था, रेलेवेंट नहीं था, ठीक है जी। तो भाई लोगों, सेकंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो की जरूरत होती है, क्या होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रेलेवेंसी। आप बोलेंगे कितना बड़ा जोक, छोटे कंसेप्ट के लिए कितनी खतरनाक कहानी सुना दी, अंडरस्टैंड, किस जगह पे आप किस अटायर के साथ जा रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो किसी की शादी है, ठीक है जी, और शादी में तुम पहुंच गए बिल्कुल बिल्कुल सफेद झक सफेद कपड़े पहनकर, ठीक है, चेहरे पे मतलब 12 बजा के, तो कैसे काम चलेगा, ये ना दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। हाँ ना, शादी के अटायर में लोग पहनते हैं, व्हाइट पहनते हैं, राजस्थान की राजपूती शादी देखेंगे बिल्कुल व्हाइट कपड़ा होता है, लेकिन फिर उन्होंने तलवार सजा रखी होती है, बेल्ट सजा रखी होती है, सोने की चेन और मोतियों की माला, तो वो थोड़ा ग्रेसफुल लगता है, ऐसा भी होता है। तो रेलेवेंसी, अगर रेलेवेंसी कब होगी, आपको चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 31 मार्च को और आप दे रहे हो 31 अगस्त को, विल इट बी रेलेवेंट, टाइम निकल गया भाई, जरूरत ही नहीं। हमें फैसला लेना है कि हमें अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना, डाइवर्सिफाई करना है, कब, 1 अप्रैल तक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो 1 नवंबर तक, तो इन्वेस्टर से भाग गए वो तो, भैया रुक जाओ अभी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, इट विल लूज रेलेवेंसी। तो अगर कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, रेलेवेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो रेलेवेंसी इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर व्हाट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। समवन इज सेइंग कि, समवन इज सेइंग रिलायबिलिटी के एग्जांपल, आपने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओवर राइटिंग कर रखी है, आप देखते हैं जब आप काम करते हैं 10th क्लास में, व्हाइटनर लगाया और चिपका दिया, या फिर चाइनीज करेक्टिंग टेप लगा देते हैं, ऐसे अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे तो क्या वो रिलायबल मानी जाएगी, ओवर राइटिंग तो होनी नहीं चाहिए। अब कोशिश करना, अपने पेरेंट्स से एक चेक लेना, और उस चेक पे क्या कर देना, ओवर राइटिंग कर देना, बैंक उस चेक को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अमाउंट को उसके अंदर क्या कर देना, मिटा के कट करके अमाउंट दोबारा लिख देना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है, फॉर्जरी हुई है या फ्रॉड हुआ है। तो बैंकिंग डॉक्यूमेंट में और अकाउंटिंग में तो कटिंग, करेक्शन, व्हाइटनर अलाउड ही नहीं है। तो अगर ये सब है, भाई आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, रिलायबल कहलाएगी नहीं ना भाई, इट इज नॉट रिलायबल।
ठीक है जी, उसे हम रिलायबल नहीं बोलेंगे। गॉट इट? ठीक है जी। तो क्या हुआ आपके पास कि रिलायबल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक। पढ़ो भाई क्या लिखा आगे आपकी बुक में, जरा बताना। नंबर 3, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मैंने बोला कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करी जानी चाहिए कि वो क्या हो जाए, उसको हम पढ़ पाए, समझ पाए, इंटरप्रिटेशन कर पाए, और हमारे लिए क्या हो जाए वो, क्या, अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है तो फिर वो रेलेवेंसी नहीं रहेगी उसकी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब जिनको इसे इस्तेमाल करना है, उनके लिए तो क्या होनी चाहिए वो, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। कौन भाई, वर्कर, मैनेजर, ओनर, शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटीज। आपने ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना के दी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर पढ़ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। बार बार फिर क्या होगा पता है, दे विल सेंड यू नोटिस, फिर आपको अपने ऑफिस में बुला के फिर आपसे क्लैरिफिकेशन लेंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जिनके लिए, यूजर्स के लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बन रही है, उनको कम से कम समझ तो आनी चाहिए वो, अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अगला बताओ भाई क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या होना चाहिए। नंबर 4, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कहते हैं इसको, क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, कैसे पता लगता है बताइए। 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट, पिछले 5 साल का प्रॉफिट, एंड इट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्या दिख रहा है, वो ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। आपने देखा हो ना, ग्राफ पेपर में दिखते हैं कई सारी कंपनी की प्रोग्रेस दिख रही होती है, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे करके इंक्रीज दिख रहा होता है। तो कैसे पता चलेगा भाई आपका, कंपेरेबिलिटी। और कंपेरेबिलिटी कैसे होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने पिछले क्वार्टर में दी थी, उसी की सिमिलर इन्फॉर्मेशन आप कहाँ देंगे, अगली क्वार्टर में, उससे अगली में और उससे अगली में करके देंगे। तब जाके क्या बोलेंगे उसको हम, क्या है, कंपेरेबिलिटी वाली बात आती है। गॉट इट? अच्छा, एक थोड़ा आगे बढ़ें जरा, एक्सप्लोर करिए। तो मैं अगले टॉपिक लेके चलूंगा ना, तो आगे वाला टॉपिक, उससे क्या होता है पता है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से आते हैं। कैसे, अब हम बोलेंगे क्या, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। कौन कौन से यूजर्स, क्या क्या यूजर्स होते हैं उसको देखिएगा जरा आप। इन्हें दो कैटेगरी में डालते हैं, एक को बोलेंगे घर वाले, एक को बोलेंगे बाहर वाले। घर वाली और बाहर वाली नहीं बोला मैंने, एक खुशबू थोड़ा बैठा बैठा देखो जरा। एक को बोलेंगे क्या, इंटरनल, और एक को, दूसरे को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, एक इंटरनल होंगे और कौन होगा, एक्सटर्नल होगा। जो बुक्स पुरानी है, ध्यान रखना बेटा, जो पुरानी किताब है ना आपकी, उन बुक्स में क्या दिखेगा आपको, इंटरनल, और यहाँ दिखेगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, जो किताबें पुरानी है, पुरानी बुक्स में कैसे दिखेगा आपको कि जो अच्छा, इंटरनल में कौन कौन आएगा, जरा आइडिया दीजिए मुझे, कौन कौन हो सकता है इंटरनल में। ओनर होगा, और एम्प्लॉयज, और मैनेजर्स। एम्प्लॉयज भी मैनेजर्स ही होते हैं, लेकिन जिनका स्टेटस बड़ा होता है, दोज हु आर इन की पोजीशन एंड दे आर एंटाइटल टू टेक डिसीजंस, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी। देखें जरा, तो क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले मैं लिख रहे हैं क्या, ओनर्स। ओनर्स बोले या क्या बोले हम लोग, शेयर होल्डर्स बोले हैं। ठीक है, या तो ओनर होंगे, वो क्या होंगे, शेयर होल्डर होंगे भाई। हम, मैं बताता हूँ सुनो, इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप उन्हें ओनर बोलेंगे। इन केस ऑफ अ कंपनी तो शेयर होल्डर होता है ना मालिक। कौन होता है भाई कंपनी का मालिक, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर होता है ना, इसलिए। पहले कौन सा बोला हम लोगों ने इसमें, पहला व्यक्ति कौन बोला हमने इसको, बोला हमने, बोला ओनर आया, ओनर या क्या हुआ, शेयर होल्डर हुआ। इज दैट ओके? अच्छा, इसके बाद और कौन हो सकता है, मैनेजर्स। अगला व्यक्ति कौन होगा, मैनेजर्स होगा। तो नंबर 2 लिखेंगे क्या, मैनेजर्स। मैनेजर्स आपके पास आते हैं। ठीक। तो जब हम बोलेंगे इंटरनल, तो ब्रॉडली हमें क्या करना पड़ेगा, दो कैटेगरी में लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, पुरानी बुक्स में क्या करा था इन्होंने कि ओनर और शेयर होल्डर, और साथ साथ किसको लगाया था, मैनेजर्स को लगाया था, और एम्प्लॉयज भी बोल दिया था। अब मुझे बताइए, क्या आप, जैसे मान लो किसी का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस किसी का, बताइए मुझे। आपका, तुम्हारा, किस चीज का है। अच्छा,
ऑटोमोबाइल, अच्छा। क्या तुम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन जो पियोन होता है उसको भी देते हो? नहीं देते ना। आपका फाइनेंस मैनेजर अगर होगा तो उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसीलिए क्या करा गया इन्होंने कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनेजमेंट उसकी बात करी, और किसकी बात करी, ओनर की, उस तक रखते हैं। क्लर्क को, पियोन को, इनको थोड़ी देंगे हम सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो इंटरनल से हटा दिया। उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नेट पे जाके देख लीजिए। और अगर कोई, अच्छा मान लो, सुनो, आपको पियोन आपके पास आता है, बोलता है कि जी हमें ना इस साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे दो। आप बोलो क्यों चाहिए भाई तुझे? यू सिंपली आस्क क्यों चाहिए तुम्हें। लेकिन अगर मैनेजर बोलता है तो आप कहते हैं हाँ ले लो, क्योंकि मैनेजर इज गोइंग टू गाइड यू, एडवाइज यू कि भाई ठीक है, बिजनेस बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, नई यूनिट लगाने, नया प्लांट लगाना है, वो आपको गाइड करेगा इस बारे में, ठीक है। पढ़ेगा तभी तो गाइड करेगा ना। आपका अकाउंटेंट जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास दे देता है। फिर आप अपने चैम्बर में बुलाते हो किसको? मैनेजर को बुलाते हो, फाइनेंस मैनेजर को, और मार्केटिंग और ऑपरेशनल मैनेजर को बुलाते हो। देखो भाई ये अकाउंटिंग है, जरा तो आप सब बैठ के डिसाइड कर लीजिए। हम एक नई यूनिट गोवा में खोलना चाहते हैं, एक शिमला में खोलना चाहते हैं, बताओ कैसे करना चाहिए। दे विल स्टडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन दे विल गाइड यू। सर प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है, फंड है या नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बता दूं, आपको मालूम है जीआईपी जो है वो बिक चुका है। किसने खरीदा बताओ तो जरा। हाँ कौन, किसने खरीदा बताओ जीआईपी? जानते हो, नीरव या अक्षिता? ग्रेट इंडिया यस पैलेस जो था बिक चुका है ये। सर। और ये बिका कितने में? करीब करीब 4600 करोड़ में बिका था ये। हाँ, ना ना ना, जीआईपी बिका बेटा, जीआईपी। वो किसने लिया? ना ना, वो तो छोटी डील थी बेटा, ये तो बड़ी डील है। बोलो। पता है ये जो जीआईपी को है, किसने खरीदा? रजनीगंधा ने अपनी अपनी जो रियल एस्टेट विंग खोली है, उसके अंडर इसको लिया है। 4600 कुछ ऐसा करोड़ था ये, शायद 5000 के करोड़ के करीब की डील थी। ठीक है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? इनके पास, इन्होंने पता बैंक से लोन कितने का लिया? सिर्फ सिर्फ मेरे ख्याल से 800 या 1000 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया, बाकी सब पैसा इनके पास अपना था। रिजर्व से इनके पास इतने। ऐसा करा, खरीद लिया पूरा जीआईपी, पूरा सेक्टर है वो तो। देखा ना कितना सारा एरिया अंडर डेवलप पड़ा है। अभी पता है क्या करेंगे? जो जीआईपी वाला एरिया है, अम्यूजमेंट पार्क वाला एरिया, उसको तो एज इट इज रखेंगे। और बाकी जो पीछे वाला एरिया, उसमें रेजिडेंशियल कम कमर्शियल स्पेस डेवलप करेंगे। जो डीएलएफ है ना, कौन है उसके मालिक जानते हैं? नहीं मालूम आप लोगों को? चलो अभी बताता हूँ आपको, पहले मैं ये देखूं जरा यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट। आइए जरा, अब मुझे बताइए कौन कौन हो सकते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में कौन हो सकते हैं भाई? एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बाकी बचे हुए सारे। और कौन हो सकता है एम्प्लॉयज के अलावा, बताइए। हु एल्स कैन बी देयर? एक्सटर्नल में डाला, बताया तो तुमने। हाँ वो बाहर से देखेंगे, आप दोगे नहीं उनको एक्सेस। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। मैनेजर को तो दोगे ना आप, इनको नहीं दोगे आप। कौन बना आपके पास ये? एम्प्लॉयज बने। और क्या बना बताइए, और क्या हो सकता? हाँ, लेंडर्स। ठीक है। एम्प्लॉय की बात क्या हो सकता है आपके पास? आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, जो आपको उधारी देते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? बैंक, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। भाई बताएंगे ना। शेयर होल्डर तो बेटा उधर चले गए ना। नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए बोलते हैं हम लोग क्या? पोटेंशियल, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे उनको, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोलेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा दिया आपके बिजनेस में, वो तो मालिक हो गए ना। अरे, चाहे तुम्हारे पास एक शेयर हो, यू विल बी कंसिडर ओनर ऑफ द कंपनी फॉर इवन अ सिंगल शेयर। आपका उसके कहलाएंगे वो, बिल्कुल ठीक है। और आगे चलें जरा, आगे क्या हो सकता है? सरकार जो है, उसका टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सब लोग क्या होते हैं, इनको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्योंकि आप कहीं हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, टैक्स में इवेशन तो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज इसलिए चाहती हैं आपकी वो इन्फॉर्मेशन को। और बताइए कौन हो सकता है? बोलो। कौन?
रिसर्चर्स, पिछली बार बोला था हम लोगों ने, क्या कौन हो सकता है? रिसर्चर्स, जो रिसर्च करने वाले होते हैं। मैंने बोला था ना आपसे कि भाई किसी को सीमेंट इंडस्ट्री पे रिसर्च करनी है, किसी को क्या करनी है, गारमेंट इंडस्ट्री पे रिसर्च करनी है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये आपके डेटा को रिसर्च आर्टिकल छापते हैं। ये कहलाते हैं कौन? रिसर्चर्स। ठीक है। देखो बुक्स में से और क्या क्या लिखा है आपका। हम्म। कंज्यूमर्स। जैसे कंज्यूमर को ना सबसे कम जरूरत पड़ती है, कंज्यूमर्स सबसे कम लोग ये तो हैं कंज्यूमर्स। इन्हें तो क्या होता है, आपके सामान से मतलब होता है, लेकिन अब बुक में लिख दिया तो हम कंज्यूमर्स की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बताइए कौन हो सकता है कंज्यूमर्स के अलावा? पब्लिक। पब्लिक। बुक देख के बताओ मुझे, वैसा मत बोलो। ठीक है, क्या इंटरेस्ट हो सकता है भाई पब्लिक का, अगर मैं बोल दूं तो यहाँ पर? ठीक है, पब्लिक। इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाई पब्लिक इज इंटरेस्टेड टू नो द अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा बताइए, जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी है। एम्प्लॉय लिखे हैं, क्रेडिटर लेंडर्स लिखे हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, पब्लिक और कंज्यूमर्स। उसके अलावा दिख रहा है कुछ आपको? बस ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इससे रिलेटेड? पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्टेट ब्रीफली इट्स वेरियस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो आपने वैसा बोल के कर दिया। फिर आपसे पूछता है कि जैसे क्वेश्चन आया कि स्टेट ब्रीफली हाउ मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लिखेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको, नोट्स दूंगा अगली क्लास में, यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। आप लिखेंगे गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज रिक्वायर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर लेवाइंग टैक्स टू सी वेदर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज complied with कंपनीज एक्ट और एनी एक्ट इन फोर्स। वैसा करके आपको लिखना होगा। एक्सप्लेनेशन का पार्ट में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन तो तब करेंगे ना जब आपको पता चले कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, उसके कंटेंट आपको आने चाहिए, और क्या आना चाहिए उसके साथ साथ आपको, कौन कौन यूजर्स अकाउंटिंग और ये क्यों इंटरेस्टेड है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए।